स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास हिंदी क्लास 5 पार्ट 6 सांप से सामना। वीडियो 11 इसका चैप्टर रीड करेंगे। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का अंत या जनवरी का प्रारंभ रहा होगा। बड़ी सर्दी पड़ रही थी। भाई साहब ने मुझे बुलाकर कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर के डाक खाने में डाल आओ। तेजी से जाना जिससे कि शाम की डाक से निकल जाए। मैं और छोटा भाई अपना अपना डंडा लेकर चल दिए। कुर्ते में जेब न थी, इसलिए पत्रों को मैंने टोपी में रख लिया। हम दोनों उछलते कूदते हुए गांव के बाहर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक बड़ा भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। मैंने कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और एक हाथ से टोपी उतारते हुए ढेला कुएं में गिराया। टोपी हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां कुएं में गिर गईं। मुझ पर बिजली सी गिर पड़ी। अब घर जाकर रुई की तरह धुनाई होगी, यह सोचकर शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। मैंने कुएं में घुसकर चिट्ठियां निकालने का निश्चय किया। मुझे विश्वास था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का अर्थ था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। हमारे पास कुल 5 धोतियां थी। हमने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर देख लिया कि गांठ कड़ी है या नहीं। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को कुएं के ऊपर रखी मोटी लकड़ी के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को पकड़ा दिया। मैं धोती के सहारे कुएं में उतरने लगा। छोटा भाई खुद रोने लगा। मैंने उसे भरोसा दिया कि मैं नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था। उसको मारना भी बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज ऊपर रहा होगा तब ध्यान से देखा, अक्ल चकरा गई। सांप फन फहराए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के पास का भाग धरती पर था। आगे का आधा भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था जो मेरे उतरने की गति से इधर उधर हिलता था। शायद उसी के कारण मुझे उतरते देख सांप घातक चोट करने को तैयार बैठा था। धोती लकड़ी में बंधी होने के कारण कुएं के बीच में लटक रही थी और मुझे भी कुएं के बीच में उतरना था। मैं सांप से 1.5-2 फुट दूरी पर ही उतर सकता था और इतनी दूरी पर पैर रखते ही सांप चोट करता, पर उतरना तो था कि ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। मैं धीरे धीरे उतरने लगा। एक इंच ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था त्यों मेरी एकाग्रता बढ़ती जाती थी। मुझे एक तरकीब सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं के बगल में लगा लिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप के फू करके उस पर मुंह मारा, पर कुएं के बगल में लगा दिए। फू करके तारा पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रहीं, पर इससे सांप से दूरी और कुएं में उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं के बगल में से सटाए और कुछ धक्के के साथ कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। मेरी आंखें सांप के फन की ओर लगी हुई थी कि वह कब किस ओर से आक्रमण करता है। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा से कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश आक्रमण की प्रतीक्षा में था। आकाश कुसुम था। लाठी और डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें भी घुमाई जा सके। वह डंडा चलाने के लिए स्थान न था। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर यदि फन या उसके पास का भाग ना दबा तो फिर वह उलटकर जरूर काटता और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां सांप के पास हटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं 2 चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैरों पर डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे कुचलकर मार देता, पर वह तो अपना विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया।
अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी हुई चिट्ठी की ओर डंडे को बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि हुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंपन हुआ और हाथों से डंडा छूट पड़ा। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा कि डंडे के सिरे पर 3-4 जगह पीप सा लगा था। यह विष था। सांप ने लगाकर फूंफू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। मैंने फिर उसी प्रकार चिट्ठियों को उठाने की कोशिश की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से लिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक अथवा भय से अपनी ओर खिंच गया और गुंजलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक ओर पलट दिया। यदि कहीं उसका बार पहले होता तो मैं उछलकर सांप पर गिरता और ना बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब बचने के हजारों ढंग निकल आते हैं। वह ईश्वर की कृपा थी। डंडे की मेरी ओर खिंच आने से मेरे सांप से आसन बदल गए। मैंने तुरंत चिट्ठियों को धोती के छोर से बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी कठिनाई पड़ी। सांप उस पर धरना देकर बैठा था। मैं हाथ आगे बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसके दाईं ओर फेंकी। सांप उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। और बात मैं उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो उसके दांत और मेरे पैर में गड़ गए होते। तब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था। उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी, पर एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर आया। ऊपर आकर थोड़ी देर बेहाल होकर पड़ा रहा। फिर अपने कपड़े पहनकर हम दोनों भाई आगे बढ़े। इतने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। आपको ये कहानी समझ में आई? आप एक बार और रीड करेंगे, शब्दार्थ फेयर नोटबुक में लिखेंगे, इनको लर्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। ओके, गुड बाय।